Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to QCA full length test. Physics discussion में देखें question number 127. A pendulum swings in a left moving upward with acceleration. Its time period will be increases, decreases, remain unchanged या be zero. देखो आप लोगों को पता है ये क्वेश्चन नंबर 27 आपको पता है P इज इक्वल टू 2 पाई L डिवाइडेड बाय G। लेफ्ट एलिवेटर ऊपर जा रहा है विद एक्सेलरेशन, लफ्ज लिखा हुआ है विद एक्सेलरेशन, और पेंडुलम इसमें क्या कर रहा है, वो स्विंग हो रहा है, मोशन कर रहा है, 24 मोशन। तो कहता है टाइम पीरियड इसका क्या होगा, तो आपने अच्छी पढ़ा है कि अपवर्ड मोशन में और एक्सेलरेटेड मोशन में जो जी प्राइम का वैल्यू होगा वो होगा G प्लस ए होगा। ठीक है, जब यहां पे हम पुट करेंगे तो G प्लस ए, तो टोटल G का वैल्यू क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और जब ये इंक्रीज हो जाए तो टाइम पीरियड का वैल्यू क्या बनेगा, वो होगा डिक्रीज। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। Number 28, 128, if the displacement of particle executing SHM is given by x is equal to 5 divided by n sine 2 pi into t centimeter, its omega will be। तो देखें आपने पढ़ा है x is equal to x naught sin of omega t, और यहां पर क्या गिवन है, x is equal to 5 divided by n sin 20 pi into t। तो कंपेयर करें ओमेगा का वैल्यू क्या आएगा, 20 पाई आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। नंबर 129, द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टर, मतलब the horizontal range of a projectile is R is equal to V naught square divided by G sin theta cos theta, R is equal to V square divided by 2G into sin theta, and number C V square divided by G cos 2 theta, या R is equal to V square divided by G sin 2 theta। option number D is the correct one। R is equal to VI square divided by G sin 2 theta, या ये इस तरह भी आ सकता है VI square divided by G 2 sin theta cos theta। तो ये ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। 130, a body of mass m move at constant speed v for a distance s against a constant force if, what is the power required to sustain its motion। एक बॉडी है वो मूव होता है कांस्टेंट स्पीड के साथ v, डिस्टेंस s अगेंस्ट अ फोर्स, कौन सा फोर्स, कांस्टेंट फोर्स। what is the power required to sustain the motion। तो पावर का जो वैल्यू है वो क्या है, वर्क डन पर यूनिट टाइम है, जॉल पर सेकंड। तो इसमें देखो ऑप्शन नंबर डी की तरफ एफ एस ये वर्क देता है, हाफ एफ एस ये भी वर्क देता है, हाफ एम वी स्क्वायर ये भी वर्क देता है, मतलब एनर्जी है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन, एफ डॉट वी, ऑप्शन नंबर ए। 130, पावर इज इक्वल टू W divided by T, so F dot D divided by T, या हम लिख सकते हैं F dot V। 131, a radioactive substance has a half life of 60 minutes. During 3 hours, the percentage of material that decayed or be, देखो अगर 60 मिनट क्या हो गया, हाफ लाइफ हो गया, मतलब 1 आवर, तो 3 आवर बाद क्या होगा, तो आप लोग हम लिखेंगे यहां पे 100 पर 50 पर 25 और पर 12.5, ये आ गया 100 से
50, फर्स्ट हाफ लाइफ, सेकंड हाफ लाइफ, थर्ड हाफ लाइफ। तो थर्ड हाफ लाइफ में ये इतना रह गया, तो देखिए कितना हुआ, ये आएगा 87.5%। ये डिके हुआ, ये क्या हुआ, डिके हुआ। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर ए 87.5%। 132, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन एन एटम ऑफ U235 and 92? तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? कहता है U235 92, इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? तो जितने चार्ज नंबर है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, 92। सो ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा 132 में ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हो गई बात? 133, द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इन पास्चन सीरीज इज। तो आपको बच्चे पता है पास्चन सीरीज का जो वेवलेंथ है शॉर्ट वेवलेंथ या मिनिमम वेवलेंथ, तो मिनिमम वेवलेंथ के लिए आप लोग फार्मूला यूज करते, अगर याद है कि लिम्डा मिनिमम ये शॉर्टकट है RH डिवाइडेड बाय, बोलो ये क्या है, N/2 स्क्वायर है। तो पास्चन सीरीज पहला नंबर लाइमन, सेकंड बाल्मर, थर्ड पास्चन। तो जब यहां पर पास्चन सीरीज आ जाए तो RH डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर विच इज इक्वल टू RH डिवाइडेड बाय 9। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर ए। 134, choose the correct relationship when E is equal to energy, H is equal to Planck constant, C is equal to velocity of light, V frequency, and यहां पर क्या है, lambda is equal to wavelength। तो आपको तो पता है E is equal to HF है, E is equal to HF Planck constant है। यहां पर क्या मेंशन है? देखो E एनर्जी है, H यहां पर क्या है, प्लांक कांस्टेंट है, और F यहां पर क्या होगा, F यहां पर गिवन है लेकिन वेलोसिटी V से यहां पर डिनोट क्या है कि V इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा इज इक्वल टू वेवलेंथ। तो आपको पता है V इज इक्वल टू F लैम्डा, तो F बराबर होगा V डिवाइडेड बाय लैम्डा। तो या F इज इक्वल टू C डिवाइडेड बाय लैम्डा, तो E को हम लिख सकते हैं HC डिवाइडेड बाय लैम्डा लिख सकते हैं। लेकिन आप लोग देखें HC डिवाइडेड बाय लैम्डा इसमें नहीं है, ठीक है, या HVC लिखा हुआ है जो फ्रीक्वेंसी है, हालांकि वो गलत है। C डिवाइडेड बाय लैम्डा है तो ये भी क्या है, गलत है। या तो होगा HF और या होगा HC डिवाइडेड बाय लैम्डा। तो अब इन दोनों में कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? दोनों करेक्ट है, लेकिन ये गिवन नहीं है, ये गिवन है, तो हम करेक्ट करेंगे ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट वन। क्लियर हो गई बात? 135 में है द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स ऑन intensity of incident light, frequency of incident light, temperature of the photosensitive surface, या none of above। photoelectric effect में आपने पढ़ा है कि kinetic energy depends on what frequency of radiation या frequency of incident light, so option number B is the correct one। 136, the kinetic energy of a bus is E if a bus is traveling at 60 degree with velocity v, then the kinetic energy of a bus will be E divided by 2, 3 divided by 2 of E, 2 by 3E या E होगा। तो kinetic energy अच्छा आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, 1 by 2 mv square जो E से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यहां पर इन टर्म ऑफ अगर एंगल देखो तो v स्क्वायर हम लिख सकते हैं 1 by 2 m into v dot v। तो ये क्या आ जाएगा, ये बनेगा 1 by 2 mv स्क्वायर into cos of थीटा। तो इसकी जगह हम लगाते हैं e और इसकी जगह लगाते हैं cos थीटा।
क्लियर हो गई बात। अगर हम एंगल 60 पुट करें तो ये आ जाएगा E/2, लेकिन गलत है क्योंकि ये एंगल हमेशा के लिए 1 के बराबर होगा। आ रही है समझ के नहीं आ रही? क्यों 1 के बराबर होगा? क्योंकि V डॉट V है, सेल्फ प्रोडक्ट है, और सेल्फ प्रोडक्ट में हमेशा के लिए जो एंगल होता है वो 0 डिग्री होता है, और cos 0 किसके बराबर है? वो 1 के बराबर है। सो इसमें आंसर कौन सा करेक्ट होगा? E होगा। मतलब इसमें है ऑप्शन नंबर डी, एनर्जी, E। 137 में क्या है? द स्लोप ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। 137, द स्लोप ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। तो स्लोप हम किस चीज को कहते हैं? डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। 137 स्लोप मालूम करना है, डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। कौन से ग्राफ का? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ये फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट, मिसाल के तौर पर ये एक ग्राफिकल लाइन मैंने ड्रा किया, तो डेल्टा वाई मतलब डेल्टा एफ इनटू डेल्टा डी। ये यूनिट देता है किस चीज का? न्यूटन पर मीटर। और न्यूटन पर मीटर किस चीज का यूनिट है? गौर से देखो, वर्क डन क्या है? नो, वो तो न्यूटन मीटर है। स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है? यस, एफ के इज इक्वल टू एफ बाई एक्स, सो न्यूटन पर मीटर। सी रिस्टोरिंग फोर्स, इसका नहीं है क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन है। ऑप्शन डी एक्सेलरेशन, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, वो भी नहीं है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। 138, the ratio of electric field intensity of a vacuum to a germanium medium is। तो आपने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड EM is equal to EV divided by epsilon R। तो EV divided by EM ये बराबर होगा epsilon R रेशो 1। अब epsilon R फॉर जर्मेनियम क्या है? 16 है, तो ऑप्शन होगा 16 रेशो 1, ऑप्शन नंबर सी। 139, द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टेडी करंट। स्टेडी करंट क्या है? ये प्योर डीसी है, इसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में चेंज नहीं आता, तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा? 0 होगा। टाइम पीरियड क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। याद रखो, स्टेडी करंट क्या है? द कंटिन्यूअस मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। ठीक है, तो वो क्या है? मैग्नीट्यूड क्या है? कांस्टेंट। डायरेक्शन क्या है? कांस्टेंट है। क्लियर होगी बात? तो यहां पर क्या होगा? फ्रीक्वेंसी, पल्स नहीं प्रोड्यूस होता, जब पल्सेशन नहीं है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हम कहते हैं नंबर ऑफ साइकिल पर यूनिट टाइम पीरियड, तो यहां पर पल्स ही प्रोड्यूस नहीं होता। ठीक है, इस वजह से फ्रीक्वेंसी क्या आ गया? 0 आ गया। 140, which of the following relations give you Ohm's law? Ohm's law में आपने पढ़ा है I is directly proportional to V, तो हम लिख सकते हैं I is equal to V by R, या 1 by R किसके बराबर है? ये कंडक्टेंस के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं इसको I is equal to G into V. So both A and B is the correct option, option number D. 141, if the fundamental frequency of open organ pipe is 4 Hz, then the fundamental frequency of closed organ pipe is। तो बच्चे आपने पढ़ा है क्लोज ऑर्गन पाइप और ओपन ऑर्गन पाइप के दरमियान रिलेशनशिप, क्या पढ़ा है? इफ क्लोज ये बराबर है इफ ओपन डिवाइडेड बाय 2। इफ ओपन कितना है? 4 डिवाइडेड बाय 2, व्हिच इज इक्वल टू 2 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। 142, if the angular acceleration is 20 radian per second square and radius of a circle is 10 meter, then tangential acceleration will be। तो tangential acceleration बराबर है r into अल्फा। r कितना है? 10 और अल्फा कितना है? 20। इससे आएगा 200 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसमें 200 ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। 143, according to Laplace assumption, the transfer of sound energy in air is isochoric, adiabatic, isothermal, isobaric। तो adiabatic process, ऑप्शन नंबर बी। अगर लेप्लास की जगह न्यूटन आ जाए तो फिर कौन सा होगा? आइसोथर्मल होगा। क्लियर हो गया बात? 144, if the DC is passing
through step up transformer, the output voltage of transformer is equal to 0, क्योंकि ट्रांसफार्मर ओनली वर्क ऑन एन AC। तो आप BC अप्लाई करें, इनपुट आप BC दे दें, तो आउटपुट क्या होगा? 0 होगा। ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट वन। 145, the range of a projectile is same for right angles, obtuse angle, complementary angles या both A and B। ऑप्शन नंबर C, complementary angles। complementary angles क्या होता है? जब हम एंगल 1 प्लस एंगल 2 और इससे 90 डिग्री आ जाए, इसको हम कहते हैं complementary angles। इसके लिए रेंज क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। 146, when the terminal velocity is reached, the acceleration of the object becomes 0। क्यों 0 होगा? क्योंकि टर्मिनल वेलोसिटी में हम कहते हैं कि एफ डी ये बराबर है वर्क के, वेट के बराबर है, तो एफ नेट क्या होगा? एफ नेट होगा 0, तो एक्सेलरेशन यहां पर क्या बनेगा? वो 0 होगा। ऑप्शन नंबर बी। 147, the ratio of specific heat at constant pressure to specific heat at constant temperature will be, क्या होगा? 147 में बच्चे आपने ये पढ़ा है स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट क्या है? Cn is equal to del Q divided by n delta T। तो कांस्टेंट प्रेशर के लिए क्या होगा? Cp del Qp डिवाइडेड बाय n डेल्टा T। और कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए क्या होगा? देखो डेल्टा T 0 है आइसोथर्मल के लिए, ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर है, सो एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। और आपसे रेशो मांगा है किस चीज के? ये रेशो ऑफ कांस्टेंट प्रेशर टू कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब Cp डिवाइडेड बाय Ct। तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। 147 में ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 0। 148 पे क्या है? 216 drops of water, each radius 2 centimeter, are falling through air at a terminal velocity of 2 centimeter per second if they close or if they combine to form a single drop. The velocity of the combined drop will be। combined drop क्या होगा? देखो इसके लिए एक शॉर्टकट हम यूज करते हैं। शॉर्टकट कौन सा है? Vt प्राइम इज इक्वल टू n पावर 2 डिवाइड बाई 3 ऑफ Vt। अब कितने ड्रॉप से? 216 ड्रॉप से। तो 216 का मतलब क्या है? अगर मैं इनकी जगह क्या ले लू? 2 ले लू, तो 2 2 4 होगा, नहीं ये नहीं है। 3 ले लू, ठीक है, 3 3 9, 9 3 27 होगा। 4 ले लू, 5 ले लू, 6 लूंगा, तो यहां पे 6 क्यूब से आता है 216। तो यहां पर जब मैं 6 ले लू और क्यूब ले लू, तो देखो 2 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई Vt, तो ये क्यूब इसके साथ खत्म हो जाएगा, मतलब ये आ जाएगा 6 3 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 3, 3 के साथ खत्म हो गया, और यहां पर आ जाएगा क्या? 6 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2 या 36 मल्टीप्लाई बाई 2 which is equal to 72 meter per second। Option number A is the correct one। Next, 149, if the frequency of AC is 50 Hz, then the output frequency of half wave rectifier is, कितना होगा? अगर फ्रीक्वेंसी इनपुट आप 50 हर्ट्ज देते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर, तो हाफ वेव रेक्टिफायर में याद रखो कि इफ आउटपुट ये बराबर होता है इफ इनपुट। हमने 50 दे दिया तो आउटपुट कितना होगा? 50। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। 150 में देखें, बाय रिड्यूसिंग द रेडियस टू हाफ, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाय रिड्यूसिंग द रेडियस टू हाफ, the pressure of the heart is increased by dash times in order to maintain the same blood flow।
बच्चे ये मैंने आप लोगों के बुक से एक सेंटेंस उठाया है चैप्टर नंबर 6 के बिल्कुल लास्ट पेज पे, ब्लड फ्लो पर। आप इसको देख लें, इसके साथ लेकर पॉइसनेस लॉ है, ठीक है। पॉइसनेस लॉ है जिसमें क्या होता है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर पावर 4 है। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर पावर 4। तो आर को रिड्यूस करे, हाफ करे, तो प्रेशर कितना टाइम इंक्रीज होगा, 16 टाइम इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16। तो 16 टाइम्स ये प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और यही एमसीक्यू ये जो मैंने उठाया है, ये आप लोगों की बुक में एक सेंटेंस है, वही सेंटेंस मैंने यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। 151, the permittivity of any material must be less than 1, greater than 1, equal to 1 या equal to infinity। तो याद रखो permittivity of any material, मैंने लिखा any material बच्चे। so epsilon m is equal to epsilon naught multiply by epsilon r। ये विदाउट मेटल है, ठीक है। तो epsilon naught का वैल्यू क्या है, 8.85 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -12 मल्टीप्लाई बाय epsilon r। एप्सिलॉन आर की जगह जो भी हम वैल्यू लगाए इसके साथ मल्टीप्लाई करें, तो यहां पर देखो 10 पावर -12 है। -12 का मतलब क्या है, देखो 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और यहां पर आ जाएगा 8 8 5 मिसाल के तौर पर, ठीक है। या 2 से पर यहां पे आता है, तो ये देखो लेस देन 1 है, क्या है, लेस देन 1। यहां पर 2 आ जाए, यहां पर 16 आ जाए, यहां पे वाटर जो सबसे मैक्सिमम 78 आ जाए, फिर भी क्या होगा, ये लेस देन 1 होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए। आपने जो सेलेक्ट किया है वो रिलेटिव परमिटिविटी है, और रिलेटिव परमिटिविटी हमेशा के लिए 1 से ग्रेटर होगा, वो 1 से कभी भी लेस नहीं होता, ये बात याद रखो, ठीक है। नेक्स्ट वन 152 में है, उल्ट फेराड पर एम्पेयर गिव्स यू द डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस या टाइम। तो देखो आपने पढ़ा है आर सी इज इक्वल टू टाइम कांस्टेंट। आर का यूनिट क्या है, ओम इनटू फेराड इज इक्वल टू टाइम। पर ओम किस चीज के बराबर है, उल्ट पर एम्पेयर। सो उल्ट फेराड पर एम्पेयर इज द यूनिट ऑफ व्हाट, टाइम कांस्टेंट, मतलब सेकंड देता है। अगर आप इससे भी मालूम करना चाहते हो तो इसकी जगह पुट करें जॉल पर कूलम, ये जॉल पर कूलम भी पुट कर सकते हैं, या फेराड की जगह वैल्यू पुट करें तो इससे ही आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। अरे ये समझ के नहीं आ रहे। सो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर है सी। देखो आर का यूनिट क्या है, आर है वी बाई आई। सी क्या होगा, क्यू डिवाइडेड बाई वी, वी के साथ खत्म, ठीक है। सो Q इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाई टी डिवाइड बाई आई। आई खत्म, किस चीज के बराबर हुआ, टाइम के बराबर हुआ। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। 153, if 1 ampere current flow through 2 meter long conductor, the charge flow through this in 1 hour will be, क्या होगा, चार्ज फ्लो। क्यों मालूम करना है, तो हमें तो पता है Q इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाई टी। Q is equal to I multiply by T। तो I multiply by T से क्या आता है, ये 153 Q is equal to I multiply by T। I 1 है, टाइम 60 मिनट है, तो I या 60 सेकंड में कन्वर्ट करें, इससे आ जाएगा 3600 कूलम। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। 154, if A is the area of cross section of conductor and L is the length of a conductor and resistivity rho of conductor is given by the relation। resistivity मालूम करना है, तो देखो यहां पर R is equal to rho L divided by A। तो इससे rho किस चीज के बराबर होगा, R multiply by A divided by L। सो ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए। 155, two parallel wires carrying current in opposite direction are attract each other, repel each other, do not affect on each other, या their individual magnetic field cancel the effect of each other। दो वायर्स है, दोनों अपोजिट है,
इसमें करंट क्या है, अपोजिट मोशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे नॉर्थ पोल, यहाँ पे साउथ, डायरेक्शन चेंज हुआ, साउथ एंड नॉर्थ, रिपल्शन करेगा। सो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा इस तरह भी आ सकता है, याद रखो, अगर करंट अपवर्ड मोशन करता है और साथ में इलेक्ट्रॉन भी अपवर्ड मोशन करता है, ये करंट और ये इलेक्ट्रॉन, तो कन्वेंशनल करंट और ये इलेक्ट्रॉन अगेन अपोजिट हो गया, अपोजिट के मतलब ये क्या होगा, रिपल्शन करेगा दोनों केस में। क्लियर होगी बात। सो ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट वन। 156, अगर दो वायर्स है और दोनों में इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन में मोशन करता है तो फिर क्या करेगा, अट्रैक्शन, डाउनवर्ड या अपवर्ड दोनों में। लेकिन अगर एक में करंट फ्लो कर रहा है अपवर्ड और दूसरे में अपवर्ड इलेक्ट्रॉन मोशन करे, तो यहां पर इसका मतलब ये होगा, क्योंकि करंट और इलेक्ट्रॉन इसका डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट होता है। लेकिन अगर इस तरह कहें कि ये करंट इलेक्ट्रॉनिक करंट है और इलेक्ट्रॉन भी अपवर्ड मोशन करता है, तो फिर इन दोनों के दरमियान ये क्या करेगा, ये अट्रैक्शन करेगा। इलेक्ट्रॉनिक करंट और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन सेम है, लेकिन कन्वेंशनल करंट या सिंपल करंट जो हम बोलते हैं वो इलेक्ट्रॉन के साथ क्या होगा, अपोजिट होगा। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट वन 156, the magnetic force experienced by a charged particle moving in a magnetic field will be maximum if it moves at an angle of 60 degree with the field, parallel to field, anti-parallel to the field या perpendicular। आपने पढ़ा है ना, F is equal to I into N cross B। तो ये मैक्सिमम कब होगा, जब ये फील्ड के साथ क्या हो, परपेंडिकुलर हो। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी। 157 में है, an induced EMF is produced when a magnet is plunged into a coil. The strength of induced EMF is independent of strength of a magnet, इस पर डिपेंड करता है। नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ अ कॉइल, इस पर EMF डिपेंड करता है। रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस ऑफ वायर, इस पे EMF इंडक्शन जो है वो डिपेंड नहीं करता। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। 158, with the rise in temperature the conductivity of the pure semiconductor is, आपने पढ़ा है कि resistance is inversely proportional to temperature for semiconductor। इसका मतलब क्या हुआ, conductance is directly proportional to temperature for semiconductor। तो हम अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो कंडक्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। 159, in photoelectric effect, gamma rays are completely absorbed with the emission of electrons। photoelectric effect में जो lights fall करते हैं एटम में, तो वो totally absorb होते हैं और क्या करें, वो ejection of electron के साथ निकलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। 160, तो लास्ट क्वेश्चन है, the surface which have same value of potential at all points is called कंसेंट्रिक सरफेस, इक्वी सरफेस, इक्वी पोटेंशियल। तो वो सरफेस जिसमें पोटेंशियल सेम हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात हो रही है, उसको हम कहते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। 161 कहता है, a unit vector is obtained by dividing the given vector by। यूनिट वेक्टर हम कैसे मालूम करते हैं, देखो एक वेक्टर है, ये बराबर है मैग्नीट्यूड एंड यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर, अ वेक्टर ए डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड। तो एक वेक्टर देखो, अ यूनिट वेक्टर इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द गिवन वेक्टर बाय एक्स मैग्नीट्यूड। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए। लास्ट क्वेश्चन है 162, if x component of the resultant of two vectors is positive and y is negative, the resultant substituted in angle of, ये है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए किस तरह आता है, देखो इसमें x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है और ये आ गया फोर्थ नंबर क्वाड्रेंट। और फोर्थ नंबर क्वाड्रेंट में जब हम एंगल मालूम करते हैं तो यहां पर एंगल क्या है, 360 डिग्री। तो हम कहते हैं 360 डिग्री माइनस इनटू थीटा या tan इनवर्स माइनस वाई सॉरी आर वाई डिवाइडेड बाई आर एक्स। या आप लोग इस तरह भी लिख सकते हो 270 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सो ये हो गया आप लोगों का फिजिक्स डिस्कशन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।